से ठीक 2 दिन बाद ईरान और अमेरिका एक टेबल पर बैठने वाले हैं और चर्चा होगी ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर। उससे पहले ही अमेरिका ने फिर से दादागिरी दिखाई और ईरान को धमकी दे दिया। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी भरे लफ्जों में ईरान को कहा कि ईरान से बात नहीं बनती तो हमला होगा। इस हमले की शुरुआत करेगा इस्राइल। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर तेहरान ने परमाणु हथियार बनाने की जिद नहीं छोड़ी तो इस्राइल ईरान पर हमले का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन बातचीत से ठीक 2 दिन पहले ही इस पर ईरान की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। जानकार मानते हैं कि एक तो ट्रंप का यह रवैया बेहद चौंकाने वाला नहीं है, दूसरी ओर बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले ही ईरान ने भी पलटवार कर दिया कि परमाणु निगरानी संस्था के साथ समझौते को वो निलंबित कर सकता है। खामेनेई के सहयोगी ने संवर्धित यूरेनियम को अज्ञात स्थान पर ले जाने के भी संकेत दिए। ऐसे में ओमान में होने वाली बातचीत के 2 दिनों पहले ही दोनों तरफ से अग्रेसिव होना कई सवालों को जन्म देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप आए दिन इस तरीके के बयान और ऐसे ही रवैया दिखाते रहते हैं, तो ऐसे में ट्रंप को लेकर हैरानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ईरान की तरफ से जो कुछ कहा गया उसे भारी भरकम समझना उचित होगा। ईरान ने 10 अप्रैल को परमाणु निगरानी संस्था IAEA के साथ सहयोग निलंबित करने की धमकी दी है। तेहरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को निलंबित करने तक की चेतावनी दी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार ने एक्स पर एक पोस्ट में यह धमकी दी है। अली शमखानी ने ईरान की चेतावनी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बार बार दी गई सैन्य धमकियों का हवाला दिया। शमखानी ने कहा कि तेहरान समृद्ध सामग्री को सुरक्षित अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर सकता है। समृद्ध सामग्री को आप यूरेनियम समझिए, जो परमाणु हथियार बनाने में काम आते हैं। शमखानी ने लिखा, निरंतर बाहरी खतरों और सैन्य बल द्वारा ईरान को निशाना बनाए जाने से IAEA निरीक्षकों को निष्कासित करने और सहयोग बंद करने जैसे निवारक उपाय किए जा सकते हैं। समृद्ध सामग्री को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने पर भी विचार किया जा सकता है। ईरान की यह चेतावनी ट्रंप द्वारा 9 अप्रैल को सैन्य हमले की धमकी दोहराए जाने के बाद आई है। ईरान और अमेरिका 12 अप्रैल को ओमान में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि वार्ता प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट होने वाली है, जबकि ईरान ने दावा किया कि ओमान इन चर्चाओं में मध्यस्थता करेगा। इससे पहले ट्रंप ने 7 अप्रैल को कहा था कि अगर बातचीत असफल रही तो ईरान बड़े खतरे में होगा। पश्चिमी शक्तियों ने ईरान पर हथियार स्तर तक यूरेनियम संवर्धन का आरोप लगाया है। हालांकि तेहरान का दावा है कि उसका परमाणु बम विकसित करने का कोई इरादा नहीं, बल्कि उसका काम मानव कल्याण के लिए है। इस हफ्ते की शुरुआत में इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि वे ईरान के साथ समझौता करने के ट्रंप के कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि इस्राएल और अमेरिका एक ही लक्ष्य पे हैं कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न कर पाए। हालांकि नेतन्याहू ने 2018 में ईरान के साथ अमेरिका की मध्यस्थता वाले समझौते से ट्रंप को बाहर निकलने के लिए मनाने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा था। ऐसे में दिलचस्प होगा कि अब अगर बातचीत होती है तो यह बातचीत किस स्तर पर रुकती है या फिर क्या सफल होती है, और अगर सफल नहीं हुई तो क्या अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली धमकी वास्तव में ईरान पर लागू होगी या ईरान भी कोई खेल करेगा। इस रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। ईरान पर अभी तक आरोप लगते हैं कि उसने हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे महत्वपूर्ण संगठनों को खड़ा किया, लेकिन सीरिया से आई ये खबर ने अमेरिका और इस्राएल के भी होश उड़ा दिए हैं। सीरिया से बशर अल असद की सत्ता से बेदखली के बाद विद्रोही गुट HTS के प्रमुख जौलानी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जौलानी को अमेरिका समर्थित माना जाता है। कहा जाता है कि सीरिया की सत्ता भी अमेरिका के इशारे पर पलटी, लेकिन यूएस ये भूल गया कि सत्ता से बेदखली के बाद ईरान सीरिया से अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहेगा। सीरिया में ईरान समर्थित एक नया समूह उली अल बास उभरा है। इसका आधिकारिक नाम इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट उली अल बास है और यह खुद को ईरान के प्रतिरोध धुरी से जुड़ा हुआ बताता है। हमास, हूती और हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित समूहों की तरह ही यह समूह गठबंधन के रूप में काम करता है। असद के सत्ता में जाने के बाद सीरिया में ईरान का प्रभाव कुछ हद तक कम हो गया था, लेकिन इस नए समूह के उभरने से पता चलता है कि ईरान अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा है। ये समूह सीरिया की मौजूदा सुन्नी सरकार का समर्थन नहीं करती है।
इससे सवाल है कि ईरान आखिर सीरिया में इस नए संगठन से क्या हासिल करना चाहता है। ईरान का रणनीतिक उद्देश्य। ईरान द्वारा इस समूह की स्थापना को कई हिस्सों में समझा जा सकता है, जैसे सीरिया में सैन्य उपस्थिति को मजबूत करना। ईरान ने सीरिया में अपने सैन्य गुटों और मिलिशिया समूहों को सक्रिय किया है, जिनमें शिया मिलिशिया संगठन प्रमुख हैं। इन समूहों के जरिए ईरान सीरिया में अपनी दीर्घकालिक सैन्य उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहता है, जिससे वह इस्लामिक दुनिया में अपनी भूमिका को और मजबूत कर सके। स्थानीय गठबंधन और मिलिशिया। ईरान ने सीरिया में शिया समुदाय से जुड़े विभिन्न मिलिशिया समूहों का समर्थन किया है, जैसे कि फतीमियून और जैशुल मेहदी। ये समूह ईरान के लिए सीरिया में उसके हितों की रक्षा करने में सहायक बनते हैं। पश्चिमी देशों और इसराइल के लिए चुनौती। ईरान का यह कदम पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और इसराइल के लिए चिंता का कारण बन सकता है। इसराइल पहले ही ईरान की सैन्य गतिविधियों और मिलिशिया समूहों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखता रहा है। सीरिया के पुनर्निर्माण में भूमिका। ईरान सीरिया के पुनर्निर्माण में सक्रिय है और इसका उद्देश्य सीरिया के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर नियंत्रण बनाए रखना है। इससे उसे एक मजबूत राजनीतिक गुट बनाने में मदद मिलती है, जो सीरिया में उसकी रणनीतिक उपस्थिति को दीर्घकालिक रूप से स्थापित करती है। जानकारों का मानना है कि सीरिया में ईरान के इस नए गुट के निर्माण से मध्य पूर्व क्षेत्र में शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है और यह क्षेत्रीय तनावों को और बढ़ा सकता है। इसका प्रभाव केवल सीरिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लेबनान, इराक और यमन जैसे देशों में भी इसके असर को महसूस किया जा सकता है, जहां ईरान पहले से सक्रिय है। इस कदम के चलते सीरिया में ईरान का प्रभाव और बढ़ सकता है, लेकिन यह अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन सकता है, खासतौर पर अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका सीरिया में इस वक्त अपने इशारे पर जहां सत्ता चला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के लिए खतरे पैदा कर रहा है। ईरान द्वारा इस नए गुट की स्थापना अगर वाकई में सही और सच साबित होती है, तो अपने आप में यह इसराइल और अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ा कर देगा। इस रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए भी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। यमन में अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच तनाव अपने चरम पर है और हर गुजरते लम्हे के साथ ये संघर्ष और भी गहराता जा रहा है। वजह यह है कि लड़ाई एक तरफा नहीं है। अमेरिकी फौज अगर बमबारी कर रही है तो हूती विरोधी भी हमले का माकूल जवाब दे रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने जितने आत्मविश्वास से इस लड़ाई का ऐलान किया था, उसे बहुत हद तक हूती विद्रोहियों ने ठंडा कर दिया है। लेकिन अब अमेरिकी कमांडर्स को चिंता हो रही है कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो जाएगी। जी हां, दरअसल अमेरिका अरबों डॉलर के हथियार और अन्य विध्वंसक यमन में बरसा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इससे चीन के साथ संभावित तनाव में उनके पास हथियारों की कमी हो जाएगी। पहले मिडिल ईस्ट में जो तनाव फैला हुआ है, उसके लिए अमेरिका युद्ध शुरू होने के वक्त से ही इसराइल को भारी मात्रा में हथियारों की खेप पहुंचा रहा है। इतने हथियार जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती। कहा जा रहा है कि इन्हीं हथियारों के दम पर ही इसराइल मैदान जंग में इतने वक्त तक कहर बरपा रहा है। इसके बाद अमेरिका ने खुद हूती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो सकती है, ये कहना है अमेरिकी अधिकारियों का। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि उन्हें जल्द ही एशिया से मिडिल ईस्ट में सटीक निर्देशित लंबी दूरी की हथियारों को ट्रांसफर करने की जरूरत हो सकती है। ये संभावित स्थानांतरण यमन में हूती विद्रोहियों के साथ चल रहे संघर्ष से पैदा हुआ है। इस संघर्ष में अमेरिका ने अरबों डॉलर का गोला बारूद लगा दिया है और संभवतः आगे भी करता रहेगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। मुश्किल ये है कि अमेरिका इस समय इस दुविधा में है कि आखिर उसे पहले अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कहां करना चाहिए। ऐसा तब होता है जब आप एक साथ कई संघर्षों में हाथ डालते हैं या उसमें घुस जाते हैं। चीन और अमेरिका लंबे समय से हिंद प्रशांत क्षेत्र में आमने सामने रहे हैं। अमेरिका चीन पर आरोप लगाता रहा है कि वो कई देशों में कब्जा करना चाहता है और हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे।
वहीं इलाके में चीन की रणनीति भी अमेरिका को लेकर आक्रामक ही रही है। ऐसे में जब अमेरिका कई मोर्चों पर या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लड़ रहा है, तो कमांडरों ने चेतावनी दी है कि एशिया में अमेरिकी सैन्य तैयारियां दबाव में हैं। रक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि प्रशांत क्षेत्र में एक साथ युद्ध की स्थिति में ऑपरेशनल जोखिम हो सकता है। रिपोर्ट्स बताती है कि हूती विद्रोहियों के साथ संघर्ष में अमेरिका ने $200 मिलियन से ज्यादा के हथियार खर्च कर दिए हैं, जबकि अन्य खर्चों को जोड़ दिया जाए तो अनुमान है कि यह आंकड़ा $1 बिलियन के करीब जा सकता है। जानकार मानते हैं कि वही हथियार हैं जो चीन के खिलाफ जरूरी हैं, लेकिन अमेरिका उन्हें कहीं और खर्च कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी फौज के पास सीमित संसाधनों में कई मोर्चों को लड़ना एक चुनौती बन चुका है। अब देखना होगा कि अमेरिका किस तरह से हिंद प्रशांत इलाके में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करता है।